हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील की अगली कॉमिक्स आत्मघाती। संजय गुप्ता पेश करते हैं आत्मघाती। लेखक हनीफ अजहर, चित्रकार नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, संपादक मनीष गुप्ता। आसमान को छूने का प्रयास करती ऊंची ऊंची इमारतें जो किसी भी शहर की शान बढ़ाने के साथ साथ मनुष्य के कई काम आती हैं। रहने के लिए, काम करने के लिए और आत्महत्या करने के लिए। पीछे हट जाओ बेवकूफ़ आदमी। तुम्हारा पाँव ज़रा सा भी फिसला तो सीधा मौत के मुंह में गिरोगे तुम। मौत मौत का डर नहीं है मुझे। डर है तो बस इतना कि कहीं मैं अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ही न मर जाऊं। क्या है तेरी इच्छा? कुछ देर बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। भीड़ के साथ साथ वहाँ खड़े राजनगर पुलिस के सिपाही भी उसे बातों से ही रोकने में मशगूल थे। लेकिन एक सिपाही ऐसा भी है जो काम की बातों से नहीं, अपनी कोशिशों से अंजाम देने में विश्वास रखता है। इसलिए सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ बढ़े चले थे उस सिपाही के कदम, जो था फर्ज की मशीन के नाम से प्रसिद्ध इंस्पेक्टर स्टील, जिसके भारी पांव तेजी से बढ़ रहे थे इमारत से नीचे कूदने को तैयार उस व्यक्ति की तरफ। मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ क्योंकि वह मुझसे पूरी तरह बेखबर है। स्टील का सोचना गलत था। उस व्यक्ति को स्टील के आगमन की पूरी खबर थी, और यह बात स्टील को तब पता चली जब वह उसके एकदम नज़दीक पहुंचा, क्योंकि ठीक तभी फिरकनी की भांति पीछे घूमा वह। आ गया तू? मुझे तेरे ही इंतज़ार था। अब नीचे खड़े लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी इच्छा तुझे अपने साथ लेकर मरने की है। फुर्ती से उसने स्टील को अपनी बाहों में दबोचा और पास ही रखे लोहे के गोले को नीचे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण दो शरीर उस भारी लोहे के गोले के बोझ से लहरा उठे नीचे की तरफ, वहाँ जहाँ मौजूद थी कठोर ज़मीन, जिससे टकराकर न सिर्फ उस इंसानी बल्कि स्टील के शरीर के भी परखच्चे उड़ जाने थे। और ये बात स्टील पलक झपकते ही समझ गया, लेकिन फिर भी वह विचलित नहीं था। वह पूरी तरह बचाव का रास्ता ढूंढने में व्यस्त था। नीचे मौजूद वह स्ट्रीट लाइट पोल मेरे और इसके शरीर को बचा सकती है, लेकिन तब जब मैं उसके पास से गुजरते हुए उसे ठीक समय पर पकड़ने में सफल हो जाऊं। विपरीत परिस्थितियों में अंतिम समय तक संयम न खोने वाला छोटा सा दिमाग 450 किलो वजनी स्टीली जिस्म के साथ साथ एक इंसानी जिस्म के को बीच हवा में ही रोकने में सफल हुआ। इसी के साथ भारी वजन से धीरे धीरे मुड़ते उस पोल ने दोनों जिस्मों को सकुशल ज़मीन तक पहुंचाया, जहां देखने वाले अभी तक स्तब्ध खड़े थे। अगर इंस्पेक्टर स्टील ने सही समय पर पोल को ना पकड़ा होता तो इस पागल ने अपने साथ उसे भी खत्म कर दिया होता। अब समझ में आई उसकी इच्छा। यह इस फर्ज की मशीन को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अपनी जान पर खेलकर इसने ये हरकत क्यों की? कौन है ये? लोगों के साथ साथ वही सवाल स्टील के दिमाग में भी तूफान मचाए हुए था। ऐसी खतरनाक हरकत या तो कोई पागल कर सकता है या फिर कोई आत्मघाती। इन दोनों में से ये कौन है, इसका पता तो तब चलेगा जब ये होश में आएगा। इसे फ़िलहाल तो इसे पहुंचाना होगा अस्पताल। इसके सिर पर गहरी चोट लगी है। इसे होश कब तक आएगा कहना मुश्किल है। इसके होश में आते ही मुझे इन्फॉर्म करें डॉक्टर। इसका तुरंत बयान लेना ज़रूरी है। सिटी अस्पताल की तरह ही यहाँ भी जान पर खेलने वाले उस व्यक्ति की चर्चा थी। अफसोस कि हमारा साथी मोहन अपनी सारी कोशिशों के बाद भी अपने मिशन में सफल नहीं हुआ और उस तानाशाह इंस्पेक्टर स्टील के शिकंजे में फंस गया। कानून को अपनी पपौती समझने वाला इंस्पेक्टर समझता है कि वो मोहन को यातना देकर उससे हमारे बारे में उगलवा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह मोहन को मौत से बढ़कर कोई यातना नहीं दे सकता, और मौत को हंसते हंसते गले लगाना मोहन खूब जानता है, क्योंकि वह भी हमारी तरह ही सच्चा आत्मघाती है। आओ साथियों, अपने आप को श्रद्धांजलि देने से पहले आज हम मोहन को श्रद्धांजलि दें और ये कसम खाएं कि हम जल्द से जल्द अपने प्रतिशोध के दांतों से चबा जाएंगे इंस्पेक्टर स्टील नामक उस धातु को। पुर्जा पुर्जा कर डालेंगे फ़र्ज की उस मशीन का। हम सौगंध खाते हैं कि हम इंस्पेक्टर स्टील को धूल में मिला कर ही रहेंगे। जीते जी खुद को ही श्रद्धांजलि देने वाले इन आत्मघातियों के चेहरे पर मौजूद क्रूरता और आंखों में मौजूद नफरत का तूफान ये साबित कर रहा था कि जल्दी ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा था वह इंस्पेक्टर स्टील, जो उन तक पहुंचने की कोशिश में जुटा था। मेरी मेमोरी में पिछले सभी अपराधियों का बायोडाटा मौजूद है। इमारत से कूदकर मुझे नष्ट करने की कोशिश करने वाला उनमें से ही एक हो सकता है। मेमोरी 1995 टू 96। ऑक्टोपस गैंग लीडर ऑक्टोपस, विजदर गिरोह लीडर अजगर, कैट फैमिली ग्रेट टाइगर। मेमोरी 96 टू 97। स्वामी फर्नेस प्रोफेसर भूत शिकारी ग्रुप। मेमोरी 97 DRJ ब्लैक दिसंबर डायल अंडर कानून का कीड़ा शतरंज फेडर शतरंज। मेमोरी 97 टू 98
डोगा मैकेनिक, हैमर और आर्मर। पिछले 3 सालों में वह आदमी कभी मेरे सामने नहीं आया। इसका मतलब उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर वो मेरी जान क्यों लेना चाहता था? वह तुम्हारी नहीं, मेरी जान लेना चाहता था अमर, क्योंकि वह जानता था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना सलमा तो जीते जी ही मर जाएगी। अपनी भावनाओं का इजहार करने वहाँ पहुंची थी सलमा, लेकिन उसे कहाँ फिक्र थी उन भावनाओं की जिसके सीने में दिल की जगह पेस मेकर लगा था। शट अप सलमा, तुम भूल रही हो तुम इस समय वर्दी में और ड्यूटी पर हो। मैं समझती हूँ, लेकिन वर्दी पहने शरीर में एक ऐसा दिल भी मौजूद है जो हर समय किसी के प्यार के लिए तरसता रहता है। खैर, सॉरी इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज हमें ठीक 9 बजे कमिश्नर साहब के पास पहुँचना है। मैं अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलता। अभी 8:30 बजे हैं। ठीक 8:50 पर, यानी 10 मिनट पहले, मेरे शरीर में फिट ड्यूटी अलार्म मुझे सचेत कर देगा और इतना ही समय मुझे कमिश्नर साहब के सामने पहुंचने में लगेगा। ठीक 9 बजे। इंस्पेक्टर, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेवारी सौंपने जा रहा हूं जिसकी सफलता पर कानून की मान मर्यादा टिकी हुई है। आज शाम 5 बजे राजनगर पुलिस की जो मीटिंग पुलिस भवन में हो रही है, उस भवन को किसी सरफेरे ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी देने वाला ये भी जानता है कि सुरक्षा के लिए तुम भी वहाँ मौजूद होगे। फिर भी उसका दावा है कि उस भवन के परखच्चे उड़ने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम्हारे होता है ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए मीटिंग उसी भवन में की जाएगी। आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी सर। कानून का वह सरफिरा दुश्मन अपनी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाएगा। शाम के 5 बजने से पहले ही पुलिस भवन का चप्पा चप्पा पुलिस के घेरे में था। मेटल डिटेक्टरों और बमखोजी कुत्तों की मदद से पुलिस भवन के अंदर और आसपास का सारा क्षेत्र अच्छी तरह चेक कर लिया गया है। कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। 5 तो बज ही गए हैं, लेकिन अभी तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। किसी ने लगता है हमारे साथ मजाक किया है। वो ये आवाज़ कैसी? भड़ाक! वह धमकी मजाक नहीं थी, इसका सबूत थी। तभी वहाँ गूंजी वह आवाज़ और उस एम्बेसडर कार के बैरियर से टकराने से उत्पन्न हुई थी। ओह नो! इस कार पर तो चारों तरफ बम बंधे हुए। बैरियर के परखच्चे उड़ा देने के बाद कार तोप से छूटे गोले किसी गति से पुलिस भवन की तरफ भागी। इसी के साथ चीखी, सब इंस्पेक्टर सलमा, रोको उसे! पलक झपकते ही पुलिस वालों की एक दीवार कार के रास्ते में खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल कार चालक ने साबित कर दिया कि वह आज हर दीवार को गिराकर पुलिस भवन तक पहुंच जाने को उतावला था। फड़ाक! हा हा हा! आज पौंची को उसका काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना ये पुलिस वाले और ना ये गोलियां। फायर! गोलियां ऐसे बरसी मानो बारिश की बूंदें बरस पड़ी हो। लेकिन एक भी गोली न कार चालक का कुछ बिगाड़ पाई और न कार को कोई नुकसान पहुंचा गई, क्योंकि फौलाद के जो टुकड़े कार चालक की रक्षा कर रहे थे वही कार के टायरों को भी बचा रहे थे। कार के टायर बदस्तूर कार को उसके लक्ष्य की तरफ भगाए ले जा रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अब किसी भी पल एक बड़ी दुर्घटना घटने जा रही थी कि तभी कार से आ चिपका वह शक्तिशाली मैग्नेट, जो छूटा तो उस सिपाही के हेलीकॉप्टर से, जो सारी राजनगर पुलिस के विश्वास का प्रतीक था। कार के जो पहिए ज़मीन पर दौड़ रहे थे वे तेज़ी से ऊपर उठने लगे। इसी के साथ सभी ने चैन की सांस ली, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई थी। लेकिन ये दुर्घटना सिर्फ कुछ ही पलों के लिए टली थी। इसका पता कार चालक के चेहरे पर तांडव करती हिंसा को देखकर सहज ही लगाया जा सकता था। बेवकूफ़ है इंस्पेक्टर स्टील जो उसे रोकना चाहता है, जो कई महीनों से अपने आप को मरा हुआ समझता है। एक झटके से उसने उतार फेंका अपना ओवरकोट। अब चलता फिरता बारूद घर नजर आ रहा था उसका शरीर। दूसरी क्षण उसने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और नीचे कूद पड़ा। कार इसलिए पुलिस भवन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसे शक्तिशाली मैग्नेट ने रोक लिया, लेकिन मुझे चलते फिरते बारूद को वहां पहुंचने से कैसे रोकेगा इंस्पेक्टर स्टील? तेरी कार को रोकने के लिए स्टील के पास मैग्नेट थी, और तुझे रोकने के लिए ये मेगा गन से हुए हल्के धमाके, जिन्होंने एक बड़े और भीषण विस्फोट को जन्म दिया। बड़ा! पुलिस भवन से कुछ फीट ऊपर ही चीथड़ में बदल गया वह आत्मघाती। पुलिस भवन भी उस धमाके से अछूता नहीं रहा। धमाके की वजह से टूटे उसके मलबे ने कईयों को घायल कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही टल चुकी थी, जिसे टालने वाला था सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। थैंक यू सर। इधर खुशी की लहर दौड़ी हुई थी और इधर क्रोध का तूफान हिलोरे मार रहा था। हमारा एक और साथी काम आ गया और तुझे खरोच भी नहीं आई स्टील, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी तबाही तेरे सिर से टल गई। तेरी तबाही तो तेरे सिर पर तब तक मंडराती रहेगी जब तक तू इस दुनिया से फना नहीं हो जाता। इसी बीच इंस्पेक्टर स्टील, मेरे सामने ये दूसरी वारदात है जिसमें मुजरिम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जुर्म किया, और इसका मतलब यह है कि शहर में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है, अपनी जान गंवा कर भी। स्टील के पास ही रखे फ़ोन ने बजकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पिक पिक पिक। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी।
सर, कोई आदमी है जो बड़ी देर से आपसे बात करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या चाहता है वह? पता नहीं, आप बात करके देख लीजिए। इतना कहकर ऑपरेटर ने लाइन स्टील को दे दी और तब स्टील को सुनाई दिया वह जहर बुझा स्वर। मैं तेरा विनाश बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर स्टील, और मैं तुझसे ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए तुझे मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने आत्मघाती साथियों के साथ मैं खुद ही तुझ तक पहुँचूंगा। इसी के साथ फ़ोन कट गया, लेकिन इधर से कहा एक एक शब्द स्टील के मस्तिष्क में अभी भी हथौड़ी की तरह बज रहा था। किसी आत्मघाती दल के द्वारा मुझे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इसका पता लगाने के लिए मुझे मिलना होगा उस आत्मघाती से जो अस्पताल में भर्ती है। अपने मकसद की तलाश के लिए स्टील सिटी अस्पताल की तरफ रवाना हो चुका था, जबकि कोई अपना मकसद पूरा करने सिटी अस्पताल पहुंच चुका था। कितने दुख की बात है कि हमारा साथी मोहन पिछले 4 दिनों से अस्पताल में पड़ा मौत के लिए तरस रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मोहन को मौत देकर ही हमें चैन मिलेगा। ठीक कहा टपोनी, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं और मोहन को इस नार के ज़िंदगी से छुटकारा दिलाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे ये काम करके बहुत खुशी होगी उस्ताद। ठीक ऐसे चमक उठी थी टपोनी नामक उस आत्मघाती की आंखें, जैसे जन्मजात कंगले को कारू का खजाना मिल गया हो। जल्दी। ए, कौन हो तुम? अंदर का घुसे जा रहे हो? मैं आत्मघाती हूँ, और आत्मघाती को जो रोकता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। इसलिए अपनी सांसों की सलामती चाहता है तो हट जाओ आगे से। बम? इसके तो सारे शरीर से बम बंधे हुए हैं। भाग लालचंद, अगर एक भी बम फट गया तो हम सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। जिन्हें अपनी जान की फिक्र थी वो मौत के डर से भाग खड़े हुए, जबकि इधर वह जो मौत को गले लगाकर अपनी जान हथेली पर निकला हुआ था, वह अपने लक्ष्य तक जा पहुंचा था। मोहन मेरे भाई, मेरे दोस्त, कितना दुखी होगा तू इस ज़िंदगी से, कितना तड़पा रही होगी तुझे ये ज़िंदगी। मैं तुझे इस बेकार ज़िंदगी से छुटकारा दिलाने आया हूँ मेरे दोस्त। काश तू मुझे और इस हथियार को देख लेता तो खुशी से नाच उठता। उसने एक झटके से अपनी कमर में टंगा वह 2 फीट लंबे फल वाला चाकू निकाल लिया और, अच्छा दोस्त, चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। उफ! कईयों के सामने उसने अपने साथी को चाकू से गोद कर रख दिया। कोई कुछ ना बोला, किसी ने उसे नहीं रोका। अपनी जान को प्यार करने वाले उस आत्मघाती को रोकते भी तो कैसे? ऐसी शान से चलता हुआ लिफ्ट में दाखिल हुआ वह जैसे कोई कत्ल करके नहीं क्रिकेट के मैदान में शतक लगा कर आया हो। उसके सवार होती लिफ्ट नीचे चल पड़ी। ठीक तभी दूसरी लिफ्ट ऊपर आ पहुंची और उससे निकला वह जिसकी निगाहें जुर्म को पलक झपकते ही पहचान लेती हैं, जुर्म के शिकार को ढूंढ लेती हैं और शिकारी की तलाश में निकल पड़ती हैं। वह आदमी है उस आत्मघाती का हत्यारा, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लिफ्ट से निकलने के लिए के साथ ही स्टील ने अपनी गन निकाल ली और, रुक जाओ, अगर अब तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। स्टील की चेतावनी ने तुरंत ही असर किया। टपोनी के कदम रुक गए, लेकिन टपोनी स्टील की चेतावनी से नहीं अपने आप ही रुका था। मुझ पर गोली चलाएगा इंस्पेक्टर? चला, चला गोली और ख़त्म कर डाल मुझे। ओह, इसके शरीर पर बम बंधे हैं, इसका मतलब ये भी आत्मघाती है। इस पर गोली चलाने का मतलब सारे अस्पताल के परखच्चे उड़ाना होगा। स्टील को अपनी गन नीचे कर लेनी पड़ी। इधर आराम से चहलकदमी करता हुआ आत्मघाती पास ही स्थित पार्किंग में पहुंचा और उसने संभाल ली वो मोटरसाइकिल। वह मुझसे बचकर भाग जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कानून की नज़र पाताल तक इसका पीछा करेंगे। एक अपराधी का पीछा करते कानून की वे नज़रें अचानक आश्चर्य से फैलती चली गई, और फैलती भी क्यों नहीं। उनके सामने वह दृश्य जो मौजूद था, जो इस बात की पुष्टि कर रहा था कि जो आत्मघाती होते हैं वे भागने के लिए नहीं, खुद मरने और दूसरों को अपने साथ लेकर मरने में विश्वास रखते हैं। तेज विस्फोट ने स्टील की विशेष कार के भी चीथड़े उड़ा दिए थे। सही समय पर मैं कार से सीट सहित रिजेक्ट हो गया, वरना कार की तरह मेरे पुर्जे भी खील खील हो जाते। बचेगा तू भी नहीं इंस्पेक्टर, पुर्जे पुर्जे होकर तुझे भी बिखर नहीं होगा। मेरे वॉइस डिटेक्टर ने तुम्हारी आवाज़ को पहचान लिया है। तुम वही हो जिसने फ़ोन पर मुझे चेतावनी दी थी। ठीक पहचाना है इंस्पेक्टर, मैं वही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो चेतावनी मैंने तुझे दी है उसे पूरा करने का मौका किस्मत मुझे इतनी जल्दी दे देगी। तुम्हारे पास एक शक्तिशाली बम मौजूद है उस्ताद, उससे ख़त्म कर डालो इसे। नहीं, उस बम से तो ये शायद बच भी जाए, जबकि मैं इसे ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहता हूँ जहाँ 100% इसका विनाश निश्चित हो। तेरा ये घिनौना सपना अब सदा के लिए जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ देगा, क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। हमें गिरफ्तार करने की बात भूल जाए इंस्पेक्टर, और ये बात याद रख कि तुम मौत की कैद में गिरफ्तार होने जा रहा है हमारी वजह से। ना आगे न बढ़ना, ना आगे न बढ़ना इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे हाथ में तमैया बम फट जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो यह मौत का भीषण तांडव होगा। उम्मीद है मेरी तरह तू भी यहाँ बेगुनाह हो तो बेगुनाहों के खून को बहता देखना नहीं चाहेगा। अपने आगे बढ़े कदमों को तुरंत ही वापस खींच लिया इंस्पेक्टर स्टील ने। तो उसी क्षण उसने वह बम अपने दूसरे साथी के हाथ में थमा दिया। इस बम की विशेषता तुझे बता दूं इंस्पेक्टर,
ये एक शक्तिशाली वॉइस बम है जो सिर्फ मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को कैच करेगा। मेरे ब्लास्ट बोलते ही इस बम में लगे डिटेक्टर के ग्राफ से मेरी आवाज़ का ग्राफ मिलेगा और फिर होगा विध्वंसकारी धमाका। अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मुझे वे शब्द नहीं बोलने के लिए मजबूर होना होगा। फिर जो तबाही मचेगी उसका जिम्मेदार तू ही होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। गुड। चलने से पहले वो अपने साथी की तरफ एक बार फिर पलटा। हमारे यहाँ से जाते ही तुम बम के निचले हिस्से पर लगे लाल स्विच को दबा देना। इससे बम में लगा हुआ रेडियो रिसीवर चालू हो जाएगा जिसका संबंध मेरे हाथ में बंधे यंत्र से है। इस यंत्र से बोलकर मैं अपनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को बम तक पहुँचाकर ब्लास्ट कर दूंगा। अगर इंस्पेक्टर स्टील ने मेरी बात नहीं मानी तो आओ इंस्पेक्टर। सिटी हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग के मेरे रूम में जहाँ मैंने मनोचिकित्सक के रूप में काम करते हुए तेरे लिए तैयार किया है डेथ चैम्बर। जब तक इसके हाथ में ये यंत्र है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैकड़ों जाने बचाने के लिए आज कानून की धाराओं का गुलाम बन गया था, उसके हुक्म का गुलाम जो उसे लेकर जल्दी अस्पताल के एक रूम में जा पहुंचा था। बस इंस्पेक्टर, सिटी अस्पताल का ये कमरा तेरी कब्रगाह बनेगा। तेरी ज़िंदगी का हर दरवाज़ा अब इस कमरे के दरवाजे की तरह बंद हो जाता है और इन दरवाज़ों पर इस ताले की तरह लग जाता है मौत का ताला। स्टील के देखते ही देखते उसने उस ताले को ब्लॉक किया और चाबी निकल गया। फिर एक झटके के साथ उसने दीवार पर लगा एक स्विच दबा दिया। अगले ही पल सारा कमरा तेज़ी से उस गैस से भरने लगा जो थी जहरीली गैस। बिल्कुल, लेकिन ये जहरीली गैस तेरे स्टील के शरीर पर नहीं बल्कि उसमें रखे इंसानी दिमाग पर असर डालेगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दिमाग पर डाल रही है। अगर 5 मिनट में मेरे साथ साथ ये जहरीली गैस तुझे भी ख़त्म करने जा रही है इंस्पेक्टर, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस मजबूत दरवाजे को खोलने वाली चाबी मेरे पेट में न जाने कहाँ है। तू दीवार तोड़कर यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा करने की तू तब सोचना इंस्पेक्टर जब तेरा इरादा इस पूरे अस्पताल के परखच्चे उड़ाकर यहाँ तबाही मचाने का हो, क्योंकि यहाँ मैंने चारों तरफ दीवारों में पहले से ही प्रेशर बम फिट कर रखे हैं। जैसे ही दीवार टूटेगी यहाँ इतने धमाके होंगे कि तेरे और मेरे सहित यहाँ मौजूद हर वस्तु राख बनी नजर आएगी। स्टील के स्कैनरों ने अगले ही क्षण सारी स्थिति को सामने ला दिया। ओह, सचमुच यहाँ तो सैकड़ों शक्तिशाली प्रेशर बम फिट है। सचमुच किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर नहीं निकला जा सकता। हा हा हा, मौत की जो शतरंज मैंने यहाँ बिछाई है इंस्पेक्टर, उससे तू हरगिज़ नहीं बच सकता। इसलिए छोड़ बचने का विचार और सुन क्यों मैं तेरा नामो निशान मिटाने के लिए इतना उतावला हूँ। विकास राज नाम है मेरा, और मेरा सपना था दुनिया का सबसे बड़ा मनोचिकित्सक बनना। मेरा पूरा परिवार भी मेरे सपने को साकार होते देखना चाहता था जिसके साथ मैं विक्रम कॉलोनी में रहता था। मेरे परिवार ने मुझे लेकर न जाने क्या क्या सपने संजो रखे थे, लेकिन उन सबके सारे सपने धराशायी हो गए उस निर्माणाधीन इमारत की तरह जिसमें कुछ कश्मीरी आतंकवादियों ने शरण ली थी। और वह इमारत धराशायी हुई थी तेरी वजह से। तुमने भीषण गोलाबारी करके उसी इमारत को मलबे का ढेर बना दिया था। ऐसा करके तू उन कश्मीरी आतंकवादियों को ख़त्म कर चुका था, लेकिन साथ ही एक परिवार को भी ख़त्म कर चुका था। इमारत के मलबे ने हमारे मकान पर गिरकर उसे भी मलबे का ढेर बना दिया था और उसमें रहने वालों को बना दिया था लाशें। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं मानो पागल हो गया। मैंने हर किसी के सामने तुझे अपने परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराना चाहा, लेकिन किसी भी महकमे किसी भी अफसर ने मुझ तुझे दोषी नहीं माना। तेरी हर गुहार अनसुनी कर दी गई। इसी सदमे ने मेरे मस्तिष्क को हिला दिया और तब लोगों ने मुझे पागल समझकर पागल खाने में डाल दिया। लेकिन मुझे पागल करार देने वाले लोग नहीं जानते थे कि मेरे मस्तिष्क में पागलपन की नहीं, तुझसे बदला लेने की आग धधक रही थी, और वह आग मैं हर हाल में ठंडी करना चाहता था। इसलिए एक रात में अस्पताल में आग लगाकर वहाँ से 4 पागलों के साथ भाग खड़ा हुआ। मैंने उन चारों का मानसिक विश्लेषण करके उनके मस्तिष्क में तेरे विरुद्ध नफरत का लावा भरा और उन्हें तेरे लिए बना दिया आत्मघाती। लेकिन शायद तेरी किस्मत में मेरे यहाँ तो मरना लिखा था, इसलिए उनके प्रयास विफल हो गए। लेकिन मेरा यह प्रयास ज़रूर सफल होगा। तू खत्म होगा। तेरा बेहाल होता शरीर इस बात की गवाही दे रहा है। हा हा हा। स्टील के साथ साथ उसका भी बुरा हाल था, लेकिन मौत का डर कहाँ था उसका आत्मघाती को। लेकिन फिर भी उसका जिस्म इंसानी था, और इंसानी जिस्म को परिस्थितियों के सामने झुकना ही पड़ता है। जहरीली गैस के प्रभाव ने उसकी आवाज़ को धीमा कर दिया था। इसी के तहत स्टील ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रुक रुक जाओ इंस्पेक्टर, ये कदम अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्हें हासिल करनी है वह चाबी जो तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है। तुम्हारी ये जिद सबको मरवाएगी, क्योंकि मैं अब वो बम उड़ाने जा रहा हूँ। इसी स्थिति का तो इंतज़ार कर रहा था इंस्पेक्टर स्टील। ब्लास्ट शब्द उसके मुंह से निकला ज़रूर था, लेकिन जहरीले धुएं के कारण उसका गला अवरुद्ध हो चुका था। अब घरघराती हुई इस आवाज़ को बम का वॉइस डिटेक्टर डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं था। विनाशकारी यंत्र ने हाथ का
और होश ने दिमाग का साथ छोड़ दिया। अब सवाल था मौत के उस घर से सही सलामत निकल जाने का। स्कैनर की मदद से मैं इसके पेट में मौजूद चाबी को साफ देख रहा हूँ। उसने अपने टूल बॉक्स में मौजूद ब्लेड से आत्मघाती का पेट चीर कर निकाल ली वह चाबी, जो थी फ़र्ज की मशीन की ज़िंदगी की चाबी। अब कानून के शिकंजे में था वह आत्मघाती जिसने फ़र्ज की उस मशीन को ख़त्म करने के सपने संजो रखे थे। इंस्पेक्टर स्टील कॉलिंग, जीटी रोड पर एक व्यक्ति बम के साथ मौजूद है, उसे गिरफ्तार करो। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, उसके बाद जो वॉइस बम है वह फटेगा नहीं, क्योंकि उसमें विस्फोट करने वाली अपराध की आवाज़ कानून के सामने बंद हो चुकी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स फरसा में। तब तक के लिए धन्यवाद।